से एक बड़ी खबर आ रही है। 22 आईएएस और 5 पीसीएस समेत 36 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आईएएस राधिका झा को समाज कल्याण का सचिव बनाया गया है। आरके राजेश कुमार से एनएचएम से हटा दिया गया है और अब उन्हें सीईओ पीएमजीएसवाई की नई जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस रविशंकर से वापस लिया गया अपर सचिव पर्यटन विभाग, अब उन्हें कौशल विकास एवं सेवा योजन की नई जिम्मेदारी दी गई है। आनंद श्रीवास्तव को एमडी परिवहन निगम मिला है। रुचि मोहन रियाल को अपर सचिव खाद्य की जिम्मेदारी दी गई है। पीसीएस बीएल फिरमाल को आरएफसी कुमाऊं नियुक्त किया गया है और उधम सिंह नगर के डीएम युगल किशोर पंत का भी ट्रांसफर हो गया है। उन्हें अपर सचिव पर्यटन की नई जिम्मेदारी मिली है। सीडीओ अल्मोड़ा अंशुल सिंह का भी तबादला हुआ है, अब उन्हें एचआरडीए उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो तबादले हुए हैं उत्तराखंड में और देहरादून में कई सारे आईपीएस अफसरों की जिम्मेदारियों को बदल दिया गया है। आईएएस 22 आईएएस और तमाम जो ऑफिसर्स हैं, विभागों के अधिकारी हैं, ऊंचे लेवल पर जो बैठते हैं, उनकी जिम्मेदारी अब बदल दी गई है। कई सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको नया विभाग दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को लेकर आज तस्वीर साफ हो जाएगी और दिल्ली में आज कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कमेटी जुलाई से पहले या फिर दूसरे हफ्ते में ड्राफ्ट सरकार को सौंप सकती है और पहले 30 जून तक ड्राफ्ट सौंपने की तारीख तय की गई थी। यूसीसी ड्राफ्ट पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आज की तारीख पहले तय की गई थी 30 जून, जिसके बाद में अब आगे इस डेट को बढ़ा दिया गया है और माना जा रहा है कि पहले या फिर दूसरे हफ्ते में जुलाई के ये ड्राफ्ट सौंपा जा सकता है। और साथ ही आज तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि कमेटी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो माना जा रहा है कि आज इस पीसी में कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, साथ ही डेट का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नवप्रभात जुड़ गए देहरादून से। सुनील, आज कमेटी के मेंबर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। कितने बजे होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने वाली है। 1:30 बजे का समय रखा गया है और ये माना जा रहा है कि यूसीसी कमेटी के जो तमाम मेंबर इसमें होंगे, जो बातें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे, इसको लेकर जो यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर जो एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है वो एक तरह से साफ हो जाएगा। उत्तराखंड का जो यूसीसी का जो ड्राफ्ट है, इस पर पूरे देश की नज़र लगी हुई है। साल भर पहले मई 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के लिए एक कमेटी का गठन किया था। जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में करीब 5 एक्सपर्ट लोग इस कमेटी में शामिल हैं। पिछले एक साल में कमेटी ने विभिन्न जगहों पर मीटिंगें की, लोगों से सुझाव लिए। करीब 2.5 लाख के आसपास सुझाव कमेटी को मिले। इस बीच उनका गहन अध्ययन किया गया, उनका विश्लेषण किया गया और उसके बाद एक ठोस ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तैयार किया गया। ये ड्राफ्ट 30 जून को सौंपा जाना था, लेकिन इस बीच केंद्रीय विधि आयोग ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश भर से सुझाव मांगे। 13 जुलाई को केंद्रीय विधि आयोग ने भी जो सुझाव है, 1 महीने का समय दिया गया था, उनका अंतिम डेट रखी गई हुई है। इसी कारण जो उत्तराखंड का अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड बन रहा था, जो कमेटी इसके ड्राफ्टिंग पर काम कर रही थी, केंद्रीय विधि आयोग द्वारा भी इस बीच पहल किए जाने से इसमें थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं, उत्तराखंड का जो यूसीसी का ड्राफ्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया जा सकता है कि ड्राफ्ट का काम कंप्लीट हो गया है। कुछ औपचारिकताएं जो है वो अब शेष रह गई हैं। ये माना जा रहा है कि जुलाई फर्स्ट वीक या फिर मैक्सिमम सेकंड वीक। तो सुनील, आज तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आखिर क्या डेट रहेगी जब ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। चमोली में छिनका में बाधित बद्रीनाथ मार्ग को कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार खोल ही दिया गया। ये मार्ग गुरुवार की सुबह बंद हो गया था, लेकिन शुक्रवार को तड़के सुबह 3:30 बजे करीब इस मार्ग को यात्रियों के लिए खोल दिया गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। अब आपको बद्रीनाथ हाईवे में छिनका के पास हुए लैंडस्लाइड की तस्वीर दिखाते हैं, जिसके चलते रोड बंद हो गए हैं।
आप देख सकते हैं कि पूरा पहाड़ भर भरा कर रोड पर आ गिरा, जिसके बाद में मलबा उससे नीचे नदी पर पहुंच गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। जिस वक्त भूस्खलन हुआ, ये तस्वीर उसी वक्त के दौरान तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से मलबा भर भरा कर नीचे आया और उसके बाद में सड़क भी जाम हो गई और यहाँ पर लोगों को आवाजाही में भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली के गोपेश्वर के नेगवाड़ में हुई भारी बारिश मुसीबत लेकर आई है। बारिश के चलते मलबा आने से पार्किंग में कई गाड़ियां चपेट में आ गई हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मलबे से गाड़ियों को बाहर निकाला है। जोशीमठ तहसील के सलूड़ डुंगरा रोड पर भी ऐसी ही तबाही हुई है। कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं और भारी नुकसान यहां पर देखने को मिला है। तो ये मलबा आप देख रहे हैं कैसे जो स्थानीय लोग हैं वो हटाते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियां यहां पर फंस गई हैं। सड़क पर मलबा आने की वजह से जो ऑलरेडी पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी वो दब गई हैं मलबे में, जिन्हें हटाया जा रहा है कड़ी मशक्कत के बाद। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां लगातार बारिश के बाद में पहाड़ी से भारी बोल्डर गिरे हैं। नेशनल हाईवे 94 पर भूस्खलन के साथ ही पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर रोड पर आ गिरे, जिससे कि रोड भी ध्वस्त हो गई और गंगोत्री हाईवे पर बड़ी बड़ी दरारें भी आ गई हैं। मनेरी झरने के पास में हाईवे पर ये बोल्डर गिरे और हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम भी लग गया। हालांकि बाद में गंगोत्री हाईवे पर ट्रैफिक को खोल दिया गया, मगर पहाड़ी से गिरे बोल्डर डरावने हैं और बरसात के सीजन में पहाड़ों पर सफर खासा खतरनाक बना हुआ है। लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर उफान पर है और देहरादून से लगे डोईवाला क्षेत्र में सौंग और सुसवा नदी में भी खतरा बना हुआ है। यहां पर एहतियातन तहसील प्रशासन की गाड़ियां घूम घूम कर लोगों से नदी के क्षेत्रों से दूर रहने की अपील कर रही हैं। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है जो नदियों का इलाका है ये आसपास भी ना जाएं, क्योंकि नदियां उफान पर हैं और ऐसे में जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए दूर रहें। तहसील प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है। प्रशासन की गाड़ियां जगह जगह पर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। नदी क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की जा रही है। लैंसडाउन का नाम अब बदलने को लेकर केंद्र बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। लैंसडाउन कैंट का नाम जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है और महावीर चक्र विजेता शहीद जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। कैंट बोर्ड ने रक्षा मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेज दिया है। कोटद्वार में 2017 में आई आपदा के दौरान टूटी पुलिया का आज तक निर्माण नहीं हो पाया है। आलम तो यह है कि पुलिया ना होने के चलते बरसात के दिनों में सैकड़ों परिवारों का बाजार से संपर्क टूट गया है। कोटद्वार में बेहड़ा स्रोत समेत पनियाली गदेरों पर बनी कई पुलिया टूटी हुई है, जिससे कई इलाकों में रहने वाले लोगों को हर दिन आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिया निर्माण को लेकर इलाके के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है और सरकार से पुलिया निर्माण करने की मांग की है। मामले में कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि वो क्षेत्र का निरीक्षण करेंगी और स्थिति का जायजा भी लेंगी। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोग जान हथेली पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक पुल का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे कि परेशानी हो रही है और बाजार से गांव का संपर्क टूट गया है। हमको तो रास्ता ही नहीं, हमारा तो यही रास्ता है, हमारा तो हमें तो बहुत परेशानी है। इधर उधर से जाते हैं हम कहीं तो लोग टोकते हैं, इधर से मत आया करो, इधर से मत आया करो। तो कोई एक दिन की बात हो तो हम एक दिन कहीं से भी चले जाए हैं। ये तो हमारा पर्सनल रास्ता यही है हमारा। तो मैम जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे ये पुल काफ़ी साल हो गए इसे जो टूट गया है। हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कॉलेज वाले, सभी लोगों का ये मेन रास्ता है। सबको जाना होता है, कोई आ रहे हैं, रिश्तेदार हैं, कोई बुजुर्ग है,
चलो हम तो फिर भी जैसे तैसे चले जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा नाला आ गया। कैसे देखेंगे इनको। मैं आज वैसे हूँ यहाँ, आज और कल हूँ। अभी मैंने पूरा निरीक्षण करने जाऊंगी ही, सारी नदियों का मैं निरीक्षण करूंगी, पुल और नाले भी करूंगी। उसके बाद देखते हैं किस तरह से हम इनको जल्द से जल्द इनको ठीक करा। अनुपम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, देखिए कई साल हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो ग्रामीणों की मांग है वो पूरी नहीं हो पाई है अब तक। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या निकलकर सामने आई? देखिए, लगभग 6 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन जो 2017 में जो आपदा कोटद्वार ने झेली थी, उस दौरान कई गदेरों में जो बाढ़ जैसे हालात बने थे पूरे कोटद्वार में, तो कई पुलिया थी वो ध्वस्त हो गई थी उस दौरान। उसके बावजूद अभी तक उन पुलियों का दोबारा से निर्माण नहीं हो पाया है। कई लोगों की जो कनेक्टिविटी होती है, जैसे अब बरसात शुरू हो चुकी है तो नालों में पानी आ जाता है, लोगों के लिए रोजमर्रा के जो काम होते हैं, किसी को स्कूल जाना है, बाजार जाना है या अपने काम पे जाना है, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछली सरकार में भी ये मांग होती रही और हर साल जब भी बरसात आती है लोग ये मांग करते हैं कि बरसात से पहले जो उनकी पुलियां हैं, जो क्षतिग्रस्त पुलियां हैं, उनका दोबारा से निर्माण किया जाए ताकि वो आना जाना आसानी से कर सके। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की ओर से कहें या विभाग की ओर से कोई लापरवाही इसमें पूरे मामले में बढ़ती जा रही है। कई दर्जनों पुलियां ऐसी हैं जगह जगह जो टूट चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनका निर्माण नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि हर साल जो लोग हैं, कई सारे सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बरसात के दिनों में मार्केट से एक कट से जाते हैं और लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब फिलहाल लोगों में खासा विरोध है क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी है और लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि उनको जो सुविधा है, जो दी जानी चाहिए, वो जल्द से जल्द दी जाए। देखा गया है लोगों का गुस्सा, लेकिन वही सवाल कि आखिर इतने साल गुजरने के बाद में काम पूरा क्यों नहीं हो पाया। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए बात करेंगे नैनीताल की। नैनीताल में रोपवे की योजना 2018 में बनाई गई थी, लेकिन 5 साल में सर्वे तक नहीं हो सका है और राज्य सरकार के पर्यटन महकमे में 700 करोड़ के प्रोजेक्ट को NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दरकिनार कर दिया है। तो वो अब पूरा सर्वे दोबारा करने की प्लानिंग में है। रोपवे को लेकर जोशीमठ जैसे हालात ना बने, इस पर भी भू वैज्ञानिकों की रिपोर्ट बनानी होगी और वहीं पहाड़ कच्चे होने से खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाना है। तो ऐसे में कैसे ये काम पूरा हो पाएगा और साथ ही सर्वे का काम भी अभी तक अधूरा है, तो इसको लेकर भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, अभी सर्वे का काम होना भी बाकी है, ऐसे में अगर अधिकारियों की बात करें तो क्या कुछ उनकी आगे की प्लानिंग देखी जा रही है, कब तक ये काम पूरा होगा? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने जो नैनीताल का जाम है उसको कम करने के लिए एक रोपवे का प्लान बनाया था 2018 में, लेकिन आज तक वो अभी तक जो सर्वे है वो पूरा नहीं हो सका है। हालांकि एक बार बीच में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने सर्वे की बात जरूर कही थी, लेकिन NHAI ने अब आके कह दिया कि हम पूरा सर्वे वापस दोबारा से करेंगे। यानी जो नैनीताल का जो रोपवे बनेगा रानीबाग टू हनुमानगढ़ी, उसको लेके काफी चिंताएं और बढ़ गई हैं और इसमें देरी लेट लतीफी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से एक मामला हाईकोर्ट भी आया था, साफ तौर पर NHAI ने कहा था कि हम जो है पूरा जो खाका है वो तैयार करेंगे। और इसके अलावा कोर्ट में जो जिस तरह से 1995 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें बलिया नाला या निहाल नाले की बात कही गई है, जो रॉक्स हैं वो दरक रही हैं और जो भूगर्भीय संरचना है उस हनुमानगढ़ी मनोरा पीक की, उस पर भी सर्वे करने की बात कही गई है। और साथ ही खास तौर पर अगर देखा जाए पूर्व में जाएं तो पहले वहां पर DFO का कार्यालय बनना था, इसके अलावा हेलीपैड बनना था, बस स्टेशन बनना था। इन सारी चीजों को वहां पर नकार दिया गया और अब रोपवे का जो अपर स्टेशन है उसको लाने की बात वहां पर की जा रही है। और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कहा जा रहा है कि जो नैनीताल का जाम होगा या जिस तरह से टूरिस्ट का फ्लो है वो थोड़ा बहुत नैनीताल में जाम की समस्या बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में रोपवे को लेकर अभी तक जो रिपोर्ट नहीं दी गई है, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वीरेंद्र। 2016 में प्रदेश के साथ साथ देश की भी सियासत को गरमाने वाला स्टिंग का मामला फिर गर्म हो गया है। उस स्टिंग में कथित तौर पर शामिल सभी लोगों को सीबीआई की टीम ने आज नोटिस जारी किया है और ये नोटिस 22 माफ कीजिएगा वॉइस सैंपल यानी कि आवाज का नमूना देने के लिए है। पूर्व सीएम हरीश रावत को नोटिस देने सीबीआई टीम उनके घर पर ही पहुंची, जिसमें हालांकि हरीश रावत
पहले घर पर नहीं थे, फिर बाद में वो घर पहुंचे। हरीश रावत के अलावा तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत को भी सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। सीबीआई टीम ने घर जाकर हरक सिंह को नोटिस दिया है। हरक सिंह के अलावा कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट को भी सीबीआई की टीम नोटिस देने पहुंची है। हालांकि मदन बिष्ट घर पर नहीं मिले, लिहाजा अब शुक्रवार को मदन बिष्ट को नोटिस दिया जाएगा। तो इस मामले में शामिल उमेश कुमार, जो अब खानपुर से विधायक हैं, उन्हें भी सीबीआई की टीम ने नोटिस दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद इन सभी के आवाज के सैंपल लिए जाने हैं और मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम को कोर्ट ने वॉइस सैंपल लेने के लिए आदेश दे दिए हैं। सभी को 4 जुलाई को कोर्ट में पेश होना है। हरीश रावत समेत सभी को 4 जुलाई को सीबीआई की कोर्ट में पेश होना है और हरीश रावत ने इसके लिए खुद ही सोशल मीडिया पर खबर डाली और लिखा कि जिस समय सीबीआई की टीम मेरे घर आई थी, मैं अपने कुछ दोस्तों को ईद की मुबारकबाद देने गया था। फिर मैंने तय किया कि मैं खुद ही टीम को अपने घर बुलाऊंगा। वो चाहे तो आज ही यानी कि 29 जून को ही मेरे घर आकर मुझे नोटिस दे दे। ये जो जानकारी दी गई, ये कल का आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने टीम को अपने घर पर बुलाया था। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस कोशिश में लगी है कि किसी तरह 2024 चुनाव में उत्तराखंड में जीत की शुरुआत हो। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज 4 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और अब बारी गढ़वाल की है, जहां कांग्रेस की हालत सबसे ज्यादा खराब है। उसी गढ़वाल में जान फूंकने के लिए जल्द करण महारा दौरा करने वाले हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 70 विधानसभा सीट वाले उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीट हैं, यानी हर एक लोकसभा सीट में 14-14 विधानसभा क्षेत्र हैं। पर कांग्रेस की हालत सबसे खराब गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में है, जहां 14 में से सिर्फ 1 विधायक कांग्रेस का है, जबकि हरिद्वार लोकसभा में कांग्रेस के 5, नैनीताल में 6, टिहरी में 2, अल्मोड़ा में 5 विधायक है। यानी कांग्रेस के लिए सबसे कमजोर गढ़वाल लोकसभा सीट है। यही वजह है कि जुलाई में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी का अभी लोकसभा क्षेत्रों का दौरा चल रहा है। अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, हरिद्वार, लगभग इन लोकसभा क्षेत्रों में अध्यक्ष जी का 5 दिवसीय दौरे पूरे हो चुके हैं। पौड़ी गढ़वाल का दौरा उनका होना है। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के दौरे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की होगी, क्योंकि हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में मजबूत दिख रही कांग्रेस को पहाड़ में जड़ें जमानी है। गढ़वाल से प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल का कहना है कि 1 सीट ही जीतने का मतलब कांग्रेस की जमीन साफ होना नहीं है और करण महारा हो, मनीष खंडूरी या खुद सभी नेता 2024 के लिए एक्टिव बने हुए हैं। उनके वर्तमान जो एमपी हैं उनके लिए कितनी एंटी इनकम्बेंसी है वो भी देखने का विषय है। तो सभी चीजें हैं और चूंकि मनीष खंडूरी जी, हम सब लोग, मैं स्वयं, मैं कितने, आप कहेंगे गढ़वाल की बात है, मैं कितनी जगह गढ़वाल के क्षेत्रों में पार्टी के काम के लिए जाता हूं, आता हूं, लगातार निरंतर जाते आते रहते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के लिए असल इम्तिहान 2024 का लोकसभा चुनाव है और पार्टी की कोशिश किसी भी तरह कमजोर पॉकेट को मजबूत करने की है। पर 2014 और 2019 को देखते हुए गढ़वाल सीट में ये काम आसान नहीं दिखता। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में आज भी 71 ऐसे स्कूल हैं जो कि फॉरेस्ट लैंड पर चल रही हैं और इन स्कूल में बच्चे तो हैं, टीचर हैं और पढ़ाई के लिए सभी व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन इन स्कूलों में पक्की छत नहीं है। नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, पौड़ी, चंपावत और चमोली जिले में ये स्कूल हैं। हालांकि इन सभी स्कूलों में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन ये सभी वन खत्तों में चल रहे हैं और वन भूमि में होने की वजह से वन विभाग ने यहां किसी भी निर्माण पर रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से यहां बिल्डिंग को भी नहीं बनाया जा सका है। शिक्षा विभाग अब इन सरकारी स्कूलों में नए बैम्बू स्ट्रक्चर बनाने जा रहा है। वन विभाग से अनुरोध किया है और हमने जीएमवीएन को प्रपोज भी किया है और कुमाऊं के क्षेत्र में केएमवीएन को दिया हुआ है कि बम्बू स्ट्रक्चर अगर हम उनको बना के दे सकें
तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पक्के निर्माण हो नहीं सकते, इसलिए बैम्बू स्ट्रक्चर की बात है। हम लोगों ने हंस फाउंडेशन से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी भी थी, तो उसमें अभी प्रोग्रेस जारी है। तो जैसे ही बन जाएंगे तो मैं आपके नॉलेज में उसको ले आऊँगा। टिहरी के जौनपुर ब्लॉक में ऐतिहासिक मौन मेला मनाया गया है। ये मेला राजशाही के जमाने से चला आ रहा है। टीमरू डालते ही ढोल नगाड़े के साथ ग्रामीण नदी में उतरे और मछलियों को पकड़ने के लिए ग्रामीणों में भारी उत्साह नजर आया। नदी में डाले जाने वाला टीमरू के पाउडर को ही मौन कहा जाता है, जिसकी वजह से इस मेले का नाम मौन मेला पड़ा है। उत्तरकाशी के मणिकर्णिका घाट में गुरुवार को नागराज देवता की डोली जैसे ही पहुंची वैसे ही पूरा घाट नागराजा के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान नागराज देवता की डोली को गंगा की लहरों से स्नान कराया गया और नागराज देवता की डोली नाकुरी गांव से 3 दिन के पूजा पाठ के लिए निकली हुई है और पूरे उत्तरकाशी में नागराज देवता के प्रति जिले के लोगों में बड़ी आस्था है। खबर विकासनगर से है, जहां लोक पंचायत महिला विंग द्वारा जीवनगढ़ में 3 दिवसीय निःशुल्क फिटनेस, योगा और आत्मरक्षा शिविर का शुभारंभ किया गया। और तिलू रौतेला पुरस्कार से सम्मानित राजकुमारी ने कहा कि महिलाओं को वर्तमान समय में स्वयं की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। महिलाओं के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जिसका सामना महिलाओं को हर दृष्टि से सक्षम होकर करना होगा। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।